दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप में हर मंडे को सभी के लिए टेस्ट होता है और ये हमारा टेस्ट नंबर 21 था। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट अवेलेबल रहता है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए हैं तो उत्तर का मिलान कर लीजिए किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तब भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस हम देने का प्रयास करते हैं और ये आईटीआई आधारित सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना। निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, हमारा चैनल आगे बढ़ाइए। आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का एक लैंप है, 110 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है। ये है रेटिंग में किस बल्ब के समान हो गया। अब देखो दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है कि यदि एक उपकरण को मिलने वाली वोल्टेज अगर आधी हो जाती है तो उसके द्वारा खपत की जाने वाली पावर 1/4 हो जाती है। यानी 100 वाट वाला लैंप जो है वो वास्तव में अब 25 वाट का ही कंजप्शन करवाएगा, 100 वाट नहीं करवा पाएगा। इसलिए 25 वाट का लैंप 220 वोल्ट रेटिंग पर अब उतना ही हो गया। यानी 100 वाट का 110 वोल्ट पर और 25 वाट का 220 वोल्ट रेटिंग पर, दोनों एक समान पावर कंजप्शन करते हैं। डी उत्तर के साथ हमें जाना है और कैलकुलेशन आप भी करना, अपने उत्तर का मिलान ज़रूर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका उत्तर भी यही आ रहा है क्या। दोस्तों सभी के लिए प्रयास करता हूँ, देखो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बना रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा इसको समझ सके। इसलिए आप हमें भी समझें और चैनल को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों तक भेजिए ये वीडियो ताकि वो भी इसे देखें, वो भी हमारे साथ जुड़ें। चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, 1.2 वोल्ट के 4 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं। किसी कारणवश एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ गया। अब इस कनेक्शन से हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कितने सेलों के बराबर है। देखो मैंने कई बार बताया है कि सीरीज में अगर एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ जाता है तो वो सही दिशा में जुड़ी हुई वोल्टेज का अपोज करता है और ये एक सेल की वोल्टेज का और विरोध करेगा और उसे नष्ट कर देगा। कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि 2 सेल हमारे पास है ही नहीं, हमें केवल मात्र 2 सेलों के बराबर जो वोल्टेज है ना आउटपुट में वही मिलेगी। यानी हमें इस संयोजन से 2.4 वोल्ट ही प्राप्त होगी, जबकि एक्चुअल में हमें 4.8 वोल्ट प्राप्त होनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 धारावाही सीधे चालकों में समान दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, इनके बीच कैसा बल होगा। दोस्तों याद रखें, समान दिशा में धारा का प्रवाह होना और समान ध्रुवता होना, यानी डायरेक्शन सेम और पोलरिटी सेम, ऐसे 2 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। जब समान दिशा में धारा का प्रवाह हो तब तो होता है आकर्षण, और जब ध्रुवता समान हो तब होता है प्रतिकर्षण। यानी 2 मैग्नेट की या 2 चार्ज की अगर पोलरिटी सेम है तब तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और यदि उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। अभी आपको ए ऑप्शन के साथ जाना था, आकर्षण बल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेड ब्लू और ब्लैक से इंगित किए गए चालक किस आपूर्ति को संकेत करते हैं। देखो 3 फेज एसी सिस्टम में रेड, येलो और ब्लू होता है। यहाँ पर येलो की जगह ब्लैक लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। सिंगल फेज एसी सप्लाई में जनरली हम 2 ही काम में लेते हैं, जिनमें से एक तो रेड येलो ब्लू में से कोई होता है और दूसरा जनरली ब्लैक देखने को मिलता है। फेज़ के रूप में घरेलू सिंगल फेज सिस्टम में आपको RYB में से कोई भी एक यूज किया हुआ मिल सकता है। ये जो कलर इन्होंने दिखाए हैं ये वास्तव में DC 3 वायर सप्लाई सिस्टम जो होता है उसमें ये काम में लिया जाता है। DC
3 वायर सप्लाई सिस्टम इसका सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक संयोजक में, संयोजक को इंग्लिश में कॉन्टेक्टर बोलते हैं, उसमें कंट्रोल सर्किट की वोल्टेज और पावर का चयन कैसे करेंगे। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना। और ये उत्तर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वैसे ही समझ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं जो 110 वोल्ट कॉइल वोल्टेज वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 220 के हैं, कुछ कॉन्टेक्टर 24 वोल्ट के भी होते हैं। तो उसकी जो कंट्रोल सर्किट की वोल्टेज होती है ना, वो हमेशा उनकी होल्डिंग कॉइल की, कॉन्टेक्टर कॉइल की, जिसको हम एनवीसी भी बोलते हैं, उसकी रेटिंग पर डिपेंडेड होता है। वो एनवीसी किस रेटिंग की है यही डिसाइड करेगा। अगर आप 24 वोल्ट वाले कॉन्टेक्टर को 110 वोल्ट पर लगाओगे, तुरंत कॉइल जल जाएगी, कॉन्टेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ए उत्तर सही होगा। ये चीज़ें तो दोस्तों प्रैक्टिकली बहुत काम आएगी। अगर आप फील्ड में जॉब लग जाओगे, किसी कंपनी में जॉब लग जाओगे, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ आएगी, पता लगेगा वास्तव में क्या होता है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आईएसआई के अनुसार यदि घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज का मान कितना है। एकल चरण का मतलब है सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज। दोस्तों ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो यहाँ पर ये जो आईएसआई के अनुसार वोल्टेज में विचलन यानी टॉलरेंस को जो एक्सेप्ट करते हैं वो है ±5% एज पर ऑप्शंस। यदि आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो 5% से कम का ऑप्शन ही नहीं है। अब 24 का 5% आप निकालो, वो उत्तर आएगा 12 वोल्ट। यानी 12 वोल्ट की इसमें वृद्धि भी स्वीकार है और 12 वोल्ट की कमी भी स्वीकार है। तो 240 वोल्ट में से 12 माइनस करो, 228 वोल्ट आ जाएगा। यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल जो वोल्टेज है यहाँ पर वो कितनी है, 228 वोल्ट है। बी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। अगला सवाल, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट के एक कूलाम आवेश के द्वारा मुक्त होता है। यानी द्रव्यमान एक का मतलब होता है प्रति कूलाम। तो देखो हम सब जानते हैं m बराबर ZIT होता है और I इंटू टी का मतलब होता है Q। अगर इस Q को गुणा की बजाय भाग में भेज रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है, Z बराबर m/Q होता है। द्रव्यमान प्रति कूलाम यानी ग्राम प्रति कूलाम, और ग्राम प्रति कूलाम जो है वो इकाई किसकी है, किसकी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बी उत्तर सही रहेगा। और बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है ये धातु अपघटन कहलाता है, वैद्युतिक अपघटन कहलाता है। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस, इसको वैद्युतिक अपघटन क्रिया बोलते हैं। और अपघटन ये होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम धारा का संचालन करवाते हैं तो वो अपने अपने अवयव में डिवाइड हो जाता है, आयन्स में बंट जाता है। उसको इलेक्ट्रोलिसिस यानी वैद्युतिक अपघटन कहा जाता है। अगला सवाल है, परंपरागत विद्युत उत्पादन निम्न में से कौन सा है। कन्वेंशनल जो होते हैं ना, इनको नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हो आप, यानी फिर से उपयोग नहीं होते ये परंपरागत वाले। और फिर से देखो हम सब जानते हैं थर्मल वाला ये, इसमें कोयला होता है और कोयले का पुनः उपयोग नहीं हो सकता, जलने के बाद राख बन जाती है। तो थर्मल पावर ही इसमें आएगा। विंड पावर, सोलर पावर और टाइडल, यानी विंड होती है पवन ऊर्जा, सोलर सूर्य ऊर्जा वाला, और टाइडल यानी ज्वार ऊर्जा। तो ये तीनों आएंगे आपके गैर परंपरागत में। अगला सवाल है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो मानी जाती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की होती है, ध्यान रखना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। अगला सवाल है, हाई हेड वाले जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं उनमें किस टरबाइन का उपयोग करते हैं। देखो इनमें जो टरबाइन होती है ना वो होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। कौन सी, पेल्टन व्हील टरबाइन। लेकिन अब यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है वो इम्पल्स टरबाइन का प्रकार है, ध्यान रखना। कौन सी टरबाइन का,
आवेग टरबाइन का प्रकार है पेल्टन व्हील, इसलिए इम्पल्स कर देना अगर पेल्टन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो। और अगर लो हेड के लिए पूछा जाए यानी निम्न शीर्ष के लिए कौन सी है, तो फिर कापलान आ जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फीडर बोलते हैं। यानी सब स्टेशन से निकलकर एक डिस्ट्रीब्यूटर तक जो जा रही है, तो इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, इस लाइन को हम फीडर नाम देते हैं। यहाँ पर हमारा सब स्टेशन है, ग्रिड सब स्टेशन बोल दो, यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये जो बीच की लाइन होती है ये फीडर कहलाती है। और सर्विस मेन जो होता है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर उपभोक्ता के घर में एनर्जी मीटर तक का सप्लाई जो होता है ना वो होता है। अगला सवाल है कि सर्किट ब्रेकर में यूज होने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ये ट्रिप कॉइल होती है जनरली डीसी ऑपरेटेड होती है, पहले तो ये ध्यान रखना। और ये तब काम में लेते हैं जब हमें रिमोट कंट्रोल आवश्यक हो। रिमोट कंट्रोल वैसे क्लोजिंग कॉइल भी रिमोट कंट्रोल के लिए होती है, यानी ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर को हम कमांड दें और लग जाए और ट्रिप भी हो जाए। मतलब मैनुअली ओपन क्लोज ना करें, क्योंकि हम सर्किट ब्रेकर को मैनुअली भी ओपन क्लोज करवा सकते हैं और ऑटोमेटिक भी करवा सकते हैं। तो जब भी कोई फॉल्ट आए तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए, इसके लिए ट्रिप कॉइल होती है। ये तो काफ़ी प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत समझ आएगा, बहुत है ये चीज़ें हमारे पास। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी किस यूनिट में होती है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको सही भी किया होगा। MVA में होती है, मेगा वोल्ट एम्पियर। वह मैक्सिमम पावर जो एक सर्किट ब्रेकर दोषयुक्त स्थिति में सहन कर गया उसकी रप्चरिंग कैपेसिटी कहलाती है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर करोगे तो दोस्तों तक कंटेंट जाएगा, चैनल पर लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइबर होंगे तो 1 लाख जल्दी ही हो सकते हैं। जी श्रेणी MCB किन के लिए होती है, मोटा मोटी बताऊं तो जी श्रेणी होती है AC मोटरों के लिए, घरेलू सिंगल फेज, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, इन सब के लिए। ओवन गीज़र वगैरह जो भी होते हैं इनके लिए L सीरीज़ MCB होती है। तो अभी हमसे जी सीरीज़ के बारे में पूछा है ना, सी उत्तर सही कर देंगे, AC कर देंगे, एयर कंडीशनर आ जाएगा इसमें। ठीक है। अगला सवाल है किस प्रकार का AC ट्रांसमिशन यूनिवर्सली उपयोग किया जा रहा है, तो 3 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 फेज 4 वायर होता है, ध्यान रखना। ठीक है। ट्रांसमिशन तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो 3 फेज 3 वायर का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 3 फेज 4 वायर का होता है सेकेंडरी वाला। प्राइमरी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 3 वायर ही होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा है जो बिना इनपुट के भी AC सिग्नल उत्पन्न कर सकता है, तो उसका नाम है ओसिलेटर। नाम से ही पता लग रहा है, ओसिलेट करना। ओसिलेट को बोलते हैं दोलन उत्पन्न करना। और इसमें क्या किया जाता है, DC दी जाती है बाइसिंग के रूप में और आउटपुट में सिग्नल्स में पल्सेशन देने लग जाता है। फिल्टर का क्या काम है भाई, फिल्टर का काम होता है रेक्टिफाइड आउटपुट से पल्सेटिंग DC जो है उसको शुद्ध DC करना, यानी रिपल्स को दूर करना। रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC करना। एम्पलीफायर का काम होता है इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करना। अगला सवाल, CRO के द्वारा किस राशि को मापा जा सकता है, तो CRO फ्रीक्वेंसी को नाप सकता है, टाइम को नाप देता है, AC DC वोल्टेज का मापन कर सकता है। यानी जनरली 4 राशियों का मापन हम करवाते हैं, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, टाइम और फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज की गणना करो अगर इनपुट 24 वोल्ट है। मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला याद होगा। कमेंट करके ज़रूर बता देना फॉर्मूला हाफ वेव फुल वेव दोनों का क्या फॉर्मूला होता है। 0.45 इंटू AC RMS और फुल वेव दोनों के लिए 0.90 इंटू AC RMS। 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 10.8 वोल्ट। डी उत्तर के साथ हमें इसमें जाना है। अगला सवाल पूछा है 220 वोल्ट AC RMS है, इसका पीक वोल्टेज कितना होगा, तो 220 को
शिखर मान ज्ञात करने के लिए 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आंसर लगभग 311.17 वोल्ट आएगा। कैलकुलेशन करके प्लीज़ मिलान करना और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना इतना ही उत्तर आ रहा है क्या। पॉइंटों वाली बिल्कुल सही है क्या, मुझे बताना ज़रूर, ताकि इसे पता भी लगे कि हाँ आपने 19वें क्वेश्चन तक पेपर को पढ़ा भी है क्या। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वीडियो को 2-4 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई उनसे होती नहीं है ना। अगला सवाल, रेडियो में क्या प्रॉब्लम आएगी अगर रेक्टिफाइड आउटपुट्स जो है उनसे पल्सेशन को दूर नहीं करें। यानी पल्सेटिंग डीसी अगर देंगे ना तो वो हमिंग बहुत करेगा, ध्यान रखना। गुंजन स्वर सबसे ज़्यादा आएगा, क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, गड़गड़ाहट ज़्यादा होगी। ठीक है, हमिंग आएगी और क्लियर वॉइस जो है वो हम बहुत कम सुनाई देगी। अगला सवाल, JFET की तुलना में मोसफेट से करंट कंट्रोल में क्या अंतर है। ठीक है, देखो JFET को पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मोसफेट का दूसरा नाम होता है IGFET यानी इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोनों में इतना फ़र्क है कि JFET में जंक्शन होता है और इसमें जंक्शन की बजाय गेट जो होता है वो इंसुलेटेड होता है। ए ऑप्शन होगा, इंसुलेटिंग लेयर इंसेटेड ऑफ जंक्शन। जंक्शन के स्थान पर अचालक परत होती है करंट कंट्रोल करने का। बाकी दोनों सेम होते हैं, P चैनल N चैनल दोनों में सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं है। पूरा नाम जरूर याद रख लेना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अगला सवाल, विद्युतिक उपकरणों में लगी आग के लिए अग्निशामक यंत्र कौन सा है। तो हेलोन टाइप आएगा। फोम टाइप जो है ये लिक्विड द्रव की आग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी गैस प्रेशर जो है ये नॉर्मली अपने क्लास ए काम में ले सकते हो आप। अगला सवाल, एल्यूमिनियम की चालकता कितनी है। ध्यान से समझना, कॉपर की तुलना में कितनी है तो वो 0.61% है, ध्यान रखना। ठीक है ना, 0.16 है और परसेंटेज में देखो तो 61% है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो चालकता का मान पूछ रहा है, तो भाई ये स्टैंडर्ड आंकड़ा है और याद रखना 35 महो प्रति मीटर मानी जाती है। ठीक है ना, कितनी है, 35 महो प्रति मीटर। और इसके हिसाब से अगर कॉपर वाले का देखोगे तो लगभग कितना बनेगा फिर, 60% के हिसाब से 56 महो बन जाएगी उसकी, है ना। दोनों को याद रखना, स्टैंडर्ड आंकड़ा है, निमी की बुक में दिया हुआ है। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने होंगे। देखो तांबे में टोटल कितने होते हैं, 29। बंटवारा कर दो, 2, 8, 18 और 1 हो गए 29। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 1, तो कितने आ जाएंगे, 18 वाला आ जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कक्ष का पूछे, टोटल पूछे तो 29, बाकी याद रख लो किस में कितना होता है। विद्युत की मात्रा का सही सूत्र क्या है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चार्ज को बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, आवेश को बोलते हैं। और Q बराबर क्या होता है, IT एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, I इंटू टी। तो फिर हमें क्या करना है, ए ऑप्शन के साथ जाना है, करंट इंटू टाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और करवाओ दोस्तों से, 1 लाख सब्सक्राइब करवा दो नवंबर दिसंबर तक। बहुत धन्यवाद आप सभी को।